टीम गठित। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का पहले रुख करते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने यह मौका दिया। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। करीब 6 से 7,000 अभ्यर्थियों को यह फायदा मिलेगा। एबीपी गंगा ने अभ्यर्थियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद ये चीज सामने आई। एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि मोबाइल नंबर करेक्शन करने का मौका अभ्यर्थियों को मिलेगा। कल रात 12 बजे तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो करीब 6 से 7,000 अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर करेक्शन का मौका मिलेगा और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और चलिए अब बात करते हैं मुद्दों की। लॉकडाउन में छूट है, लेकिन इसका इस्तेमाल लूट की तरह हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। माननीय भी इसमें पीछे नहीं है, जिनके ऊपर जनता से ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर वो ही सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और मास्क की जरूरत को नहीं समझेंगे तो फिर जनता पर इसका असर क्या होने वाला है ये समझना मुश्किल नहीं है। जनता पर असर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले माननीयों का ये अंदाज आप देख लीजिए। वो दिल्ली के सांसद हैं, वो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। नेता और अभिनेता की भूमिका निभाने वाले मनोज तिवारी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझते होंगे, इसका यकीन नहीं किया जा सकता। सोनीपत से आई इन तस्वीरों को देखकर उनकी समझ को लेकर सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना में मिली छूट के बावजूद सच ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है। लेकिन मनोज तिवारी ने दोनों नियम तोड़ दिए, या कहें कि गौर नहीं किए। बात यहाँ तक ही होती तो भी गनीमत थी। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है, लेकिन दर्शकों के बिना। जहां तक बात हरियाणा सरकार की है, उसने खिलाड़ियों और लोगों को जाने की इजाजत दी है, लेकिन भीड़ जुटने नहीं देने की। सरकार के आदेशों के उलट मनोज तिवारी शेखपुरा गांव के क्रिकेट अकादमी में पहुंचे और क्रिकेट खेलने लगे। यहाँ क्रिकेट तो खेला ही, बल्कि गुनगुनाने से भी नहीं चूके। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए। गन्नौर किए कुछ पल की बातें, लाएगी बड़ा सवेरा ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है मेरा। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हो गया कि मीडिया मौजूद है, ऐसे में उन्हें लेकर सवाल उठ सकते हैं, तो बाद में वो सवालों के जवाब देने भी हाजिर हुए, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी के साथ, जिसमें उन्होंने मास्क भी लगाया। फिर उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की बात भी कही और मनोबल बढ़ाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी समझाना जरूरी लगा। एमएचए की जो गाइडलाइन है लॉकडाउन 4 में, उसमें है कि सारे स्टेडियम अब खोल दिए जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंड विदाउट दर्शक। तो मैं ऐसे ही एक एकेडमी को खोलने के अवसर पे मेरे मित्र का है, मैं कल गया था और दिन में ही गया, क्योंकि 7 बजे से 7 बजे के बीच में एक्टिविटी करनी है और मैं मास्क भी पहना हूँ। आप यहाँ तक कि जो वीडियो चल रहा है ना उसमें मैं मास्क भी पहना हूँ। एक जगह हो सकता है मास्क उतर गया हो।
सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं सवालों के घेरे में हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो विमान के रास्ते बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने खुद को क्वारंटीन करने से मना कर दिया, जबकि केंद्र की गाइडलाइन में साफ है कि विमान से यात्रा करने वालों को खुद क्वारंटीन करना होगा। सवाल यही है कि कोरोना की गंभीरता अगर नेता खुद नहीं समझेंगे तो वो लोगों को क्या समझाएंगे। असल नजीर तो नेताओं को ही पेश करनी होगी, तभी जनता पर दबाव बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मनोज तिवारी हो या सदानंद गौड़ा, दोनों के पास विशेषाधिकार है। अगर उनका विशेषाधिकार लॉकडाउन की गंभीरता को समझने से रोक देता है तो फिर अलीगढ़ में किसी शख्स की शादी की 25वीं सालगिरह उसे कैसे रोक सकती थी। उसने भी इस मौके का अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया और निकल पड़ा अपने बैंड बाजा और बारात के साथ। ये बात अलग है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ गई, अपने ही ऊपर केस दर्ज कराकर। ढोल नगाड़े और झूमते गाते लोगों का जत्था शहर की तंग गली से बेखौफ बढ़ा चला जा रहा है। जश्न मनाने के लिए ठुमके भी लगाए जा रहे हैं। इन ठुमकों को स्प्रिंग लगा रही है ढोल की थाप। इसे देखकर आपको भी लग सकता है कि कोरोना का विजय जुलूस है। बैंड बाजा और बारात की शक्ल में सजा ये रेला किस बात पर इतना खुश है, ये भी आपको पता चल जाए। लेकिन इस खुशी से डर किनको सता रहा है, पहले ये जरूर जानें। तस्वीर है सासनी गेट थाना अलीगढ़ के मोहल्ले कृष्णा टोला की, जहां पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती खुशियों के इसी अंदाज से दे डाली है एक कैटरर्स कारोबारी ने, जिसका नाम पवन वार्ष्णेय बताया जा रहा है। पैसा है तो रुतबा उधार नहीं मिलता, बल्कि वो बोनस की शक्ल में आता है, और उसी बोनस को अपनी 25वीं सालगिरह पर बांटने की कोशिश की है पवन नाम के शख्स ने, जिन्होंने इस पूरी फिल्म की पटकथा लिखी। जिन्होंने सिंघम की तर्ज पर दूल्हा रिटर्न के रोल करने का फैसला किया, तो खुद की स्कूटी सजवाई, उसे घोड़े की तरह सजाया और दिखाया गया। फिर घुड़चढ़ी की रस्म अदायगी हुई। औरतें, बच्चे और बूढ़े सब सजे धजे और निकल लिए दूल्हा रिटर्न के साथ। खास बात यह है कि इतने सालों का गैप किसी पटकथा के हिट होने की गारंटी नहीं देता, खासकर जब कोरोना संकट की वजह से मनोरंजन भी मुश्किलों का सबब बना है। आज दूल्हा रिटर्न भी होगा तो मास्क पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अपनों से दूर रहेगा, लेकिन यहाँ इतनी हड़बड़ी थी कि पटकथा में कुछ बदला ही नहीं। अब जो पता चल रहा है उसके मुताबिक पवन की पिक्चर फ्लॉप हो गई है। सासनी पुलिस ने जो नई पटकथा लिखी है उसमें पवन का रोल बदल चुका है। अब वो फैमिली के हीरो की जगह है महामारी के विलन के तौर पर दर्ज हो गए हैं। सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ ठुमके लगाने वाले, सजने धजने वाले और ऑफ कोर्स बैंड वाले तो हैं ही। वैसे 25वीं सालगिरह पर यह तोहफा तो पवन ने नहीं चाहा होगा,
लेकिन जब खुशी का बड़ा मौका हो तो कोई न कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर भी आता है। बस पवन को ये गिफ्ट पुलिस और प्रशासन ने दे दिया है कोरोना की तरफ से, क्योंकि पवन भी तो उसे ही बुला रहे थे। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का टूटना या महामारी की गंभीरता को नजरअंदाज, लॉकडाउन को धता बताना सिर्फ सालगिरह जैसी रस्म अदायगी के लिए नहीं है। लाख समझाने के बावजूद नमाज के लिए भी ऐसा किया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मामला भदोही का है, जिसे लेकर प्रशासन का रवैया साफ नहीं, यानी कि इस लापरवाही पर वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कोरोना को लेकर यूपी और केंद्र के आदेश किस तरह हवा हो गए हैं। धार्मिक स्थलों की बंदी और भीड़ जुटने से रोकने के मुकम्मल इंतजाम यहाँ किस तरह गायब हैं। तमाम सख्ती के दावों के उलट इन तस्वीरों में जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के उन दावों की कलई खोल देती है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। ये पूरा मामला जुड़ा है भदोही के ममहर गांव से। थाना चौरी में पड़ने वाले इस गांव में बना ये वीडियो ईदगाह में हुई अलविदा की नमाज का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन से बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। वीडियो बनाने वाला भी युवक गांव का है, जिसका दावा है कि उसे वीडियो बनाते हुए नमाज पढ़ने वालों में से कुछ लोगों ने देखा भी। इसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश की गई और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। युवक का दावा है कि प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे, लेकिन न तो किसी ने नमाज पढ़ने से रोकने की जहमत उठाई, न ही इन लोगों पर नमाज के बाद किसी तरह की कार्रवाई की गई। डीएम साहब, सीओ साहब मीटिंग लिए थे चौरी थाने में, बताए थे कि कहीं भी किसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पे, ना ही मस्जिद में ना ही मदरसे में कोई नमाज पढ़ेगा। और कल जो है कि मदरसे में, ममहर मदरसे में, नवनिर्मित मदरसे में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचकर नमाज पढ़ रहे थे। इसका वीडियो हम लोगों ने बनाया और प्रशासन भी वहाँ मौजूद था और प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस गांव के अगर लोकेशन की बात की जाए तो गांव वाराणसी के रेड जोन बॉर्डर से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में भीड़ को लेकर प्रशासन का लापरवाह रवैया सवालों की घेरे में है। पुलिस इस मामले पर बोलने से बच रही है, जबकि गांव के लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ समुदाय, कुछ वर्ग जो इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि प्रशासन और शासन इसको सख्त से कार्रवाई करे और जिससे कोरोना 19 को रोका जा सके। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो चुका है। बावजूद इसके प्रशासन गोलमोल जवाब देने में जुटा है। कार्रवाई को लेकर अभी भी वो साफ साफ कुछ नहीं कहना चाहता। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे में संज्ञान में आया और वो क्लिप हमारे व्हाट्सएप पे भी आई है। इस संबंध में मैंने एसओ चौरी से स्पष्ट रूप से बता दिया है, सीओ और आई से भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि शासन की जो मंशा है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित हो। माननीय उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस है, लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है, उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित हो, किसी भी दशा में इसका उल्लंघन ना हो। और ये जो सोशल मीडिया में क्लिप चल रही है, इसका भली भांति इसकी जांच कर लें। यदि इसमें कोई सत्यता हो तो इसमें कार्रवाई करें।
इससे पहले भी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसमें विदेशी जमातियों को बचाने की कोशिश का मामला भी है, लेकिन एबीपी गंगा पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने उस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर धुलमुल रवैये से लगता है कि प्रशासन दबाव में आकर ही सख्ती करेगा। एबीपी गंगा के लिए भदोही से रोहित गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासन की कमजोरी का फायदा उठाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रशासन कोई मशीन या रोबोट तो है नहीं, बल्कि लोगों की चलती फिरती व्यवस्था का ही नाम है। और ये व्यवस्था जब दिखना बंद होती है तो अव्यवस्था अपने आप जन्म ले लेती है। सुल्तानपुर में ऐसा ही हुआ जब मजदूरों की एक भीड़ रेलवे स्टेशन पर उतर गई, वो भी बिना स्टॉपेज के। रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि अगर मजदूरों में संक्रमण के आंकड़े मिल रहे हैं तो कैसे और क्यों। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों में ये तय हो चुका है। अब जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो मजदूरों से जुड़े हैं, लेकिन ये आ कैसे रहे हैं इसे भी देखना दिलचस्प है। और इसी का सबूत है ये तस्वीर। सुल्तानपुर जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े मजदूर और उनके परिवार श्रमिक एक्सप्रेस से उतरे हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में है। जिस ट्रेन से उतरे वो लुधियाना से चली थी और उसे बलिया जाना था, जिसका कोई स्टॉपेज सुल्तानपुर में नहीं था। तो फिर हुआ क्या? वही इन सभी मजदूरों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग का सहारा लिया। चेन पुलिंग होते ही सैकड़ों मजदूर स्टेशन से पहले उतर गए और पैदल ही अपने घरों को चल दिए। अब इस पूरी तस्वीर से जिले को होने वाले नुकसान को समझिए। ये मजदूर जो जिले में उतरे हैं, ना तो इनकी प्रॉपर चेकिंग होगी, ना थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ना ही इनका रिकॉर्ड जिले के अधिकारियों के पास होगा। ऐसे में अगर इसमें कोई भी कोरोना संक्रमित अपने घर जाकर वहां खुलेआम घूमेगा तो जाहिर तौर पर वो कोरोना करियर बनेगा और दूसरे लोगों को संक्रमित करेगा। इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं बल्कि इन मजदूरों की खुद होगी। स्टेशन मास्टर भी इस वाकये पर खुद को बेबस बता रहे हैं। उनका दावा है कि श्रमिक एक्सप्रेस के गुजरने की जानकारी उनके पास नहीं थी। जाहिर है जब ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था तो जानकारी होती कैसे? यहाँ से हमको रेल के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि सुल्तानपुर में रुक के जाना है, इससे पैसेंजर उतरेंगे। बाकी कासन हमारे यहाँ से दिया जाता है, उसके लिए 2 मिनट हमने गाड़ी रोकी और रुकने के बाद में वो गाड़ी अपनी चलने के बाद में ACP हुई। उसके बाद पता चला कि कई आदमी इसमें से उतरे हुए। हालांकि जैसे ही पुलिस और प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। अपनी फजीहत होने से रोकने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने इनके क्वारंटीन होने का दावा शुरू कर दिया, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस और प्रशासन यहां भीड़ से कोसों दूर है। जिले के ASP का कहना है कि सभी को क्वारंटीन किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इन्होंने कई नियमों को तोड़ा है। हालांकि जो लोग आउटर सिग्नल से ही घरों को निकल गए, उन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे में प्रशासन के दावे कितने सही हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो लुधियाना से चलकर बलिया तक जा रही थी, जिसमें कुछ यात्री सुल्तानपुर के सवार थे। चूँकि ऑफिशियल स्टॉपेज सुल्तानपुर ना होने की वजह से कुछ श्रमिकों ने, कुछ लोगों ने, पैसेंजर ने चेन पुलिंग करके यहाँ पे उतरने का प्रयास किया। उसी के तहत हम लोगों को सूचना मिली और सूचना पे तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे पहुँचकर जो लोग उतरे थे उनको इस मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। जो भी विधिक कार्यवाही RPF, GRP और प्रशासन के स्तर पर है वो प्रचलित है। से इस विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। दावे करने वालों में रोडवेज भी पीछे नहीं है, जो इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने की बात कर रहा है। नहीं, बसें हमारी तो राउंड ओ क्लॉक यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती हैं।
और जब भी कोई ट्रेन, कुछ ट्रेन ऐसी आ रही जो बिना सूचना के आ रही है, जो हमारी लिस्ट में नई गाड़ी आ रही है, लेकिन उसको चैन पुलिंग करके आगे जैसे भी रोक दे रहे हैं। जो भी सवारी उतर जा रही हैं, मेरी ये जिम्मेदारी यहाँ जो भी सवारी उतरे उसको मैं उनके गंतव्य तक पहुँचाऊँ, या क्वारंटीन सेंटर, जिले की हेड क्वारंटीन सेंटर और दूसरे जिले के उनके जिले पे। जो भी हो, लेकिन मजदूरों की ये तस्वीरें फिक्र बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि मजदूरों का आना पहले से ही चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन इस तरह आना तो बेहद खतरनाक हो गया है। ऐसे में इसे रोकने के मुकम्मल इंतजाम एहतियातन ही सही प्रशासन को उठाने पड़ेंगे। नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, एबीपी गंगा। मजदूर अब संक्रमण की वजह बनते जा रहे हैं, ये मानने में किसी को गुरेज नहीं हो सकता। लेकिन चिंता सिर्फ मजदूरों के बीच पसरे कोरोना संक्रमण की नहीं, बल्कि उनके रोजी रोटी के इंतजाम के साथ उनको लेकर होने वाली सियासत की भी अहम है। क्योंकि एक तरफ यूपी सरकार इनके रोजी रोटी और रोजगार के प्रबंध में लगी है, तो दूसरी तरफ इन्हें लेकर उसे सियासी लोहा भी लेना पड़ रहा है। यूपी में लगातार मजदूरों की वापसी जारी है। अब तक प्रदेश में अनुमानित संख्या के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा मजदूरों ने अपने घरों का रुख कर लिया है। लौटने की तादाद को देखते हुए ही सीएम योगी ने इन मजदूरों को प्रदेश से ही काम मुहैया कराने का वादा किया था, जिसके तहत अब 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने की कार्य योजना पर तेजी से अमल हो रहा है। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में 90 लाख नए रोजगार देने की खातिर माइग्रेशन कमीशन बनाने का ऐलान किया है। हमने तात्कालिक रूप से 15 लाख ऐसे नए जॉब क्रिएट किए हैं। देखिए, पहले चरण में हमारे पास 6 लाख कामगार और श्रमिक अभी तक यूपी में आ चुके हैं, और इन सभी को, अधिकतर लोगों को हम लोग अब तक किसी न किसी कार्य में या रोजगार में लगा चुके हैं। सीएम की टीम 11 के साथ हुई मीटिंग में फैसला लिया गया है कि श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाएगी, जिसके जरिए अलग अलग सेक्टरों में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार 14.75 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर चुकी है। इसमें सबसे बड़ी तादाद 1,51,492 रियल एस्टेट डेवलपर वर्करों की है, जबकि फर्नीचर एवं फिटिंग के 26,989 टेक्नीशियन, बिल्डिंग डेकोरेटर 26,041, होम केयर टेकरों की संख्या 12,633, ड्राइवर 10,000, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के 4,680 टेक्नीशियन, होम अप्लायंसेस 5,884 टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की संख्या 1,558, पैरामेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल 596, ड्रेस मेकर 12,103, ब्यूटिशियन 1274, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट्स मेकर 1294, सिक्योरिटी गार्ड्स 3,364। माइग्रेशन कमीशन के जरिए इन कामगारों को सोशल सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार अन्य राज्यों को आवश्यकता अनुसार मैन पावर भी उपलब्ध कराएगी। हालांकि मजदूरों के मुद्दे पर यूपी और महाराष्ट्र के बीच ठन गई, जिसमें अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।